नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का एजुकेशन हब के ऑनलाइन कोचिंग क्लास में स्वागत है। मैं मनीषा साहू आपके साथ जुड़ी हुई हूँ सामान्य अध्ययन को लेके, जो जीके वाला पोर्शन होता है, जिसमें हम छत्तीसगढ़ और भारत दोनों के ही सामान्य अध्ययन को देखेंगे, चाहे वो इतिहास हो, भूगोल हो, संविधान हो या फिर अर्थशास्त्र हो। छत्तीसगढ़ को हमने शुरू किया था, जिसमें छत्तीसगढ़ के प्राचीन हमने इतिहास को देखा था। उससे पिछली कक्षा में हमने छत्तीसगढ़ के भूगोल को कंप्लीट किया था। ठीक है, इतना हमने देख लिया था। उसके बाद हम अभी आज की क्लास में क्या पढ़ेंगे, छत्तीसगढ़ के इतिहास के ही क्लास को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें हम देखेंगे जो भारत में दो नए धर्म आए थे, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, उससे संबंधित जो छत्तीसगढ़ में स्थल है उसको हम देखेंगे। तो छत्तीसगढ़ में कौन कौन से स्थल हैं जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं, तो वो जो स्थल हैं उसके बारे में जानने से पहले हम जानते हैं कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म भारत में कैसे आए। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म आने का सबसे पीछे जो सबसे बड़ा कारण था वो था, जो हमारे भारत में नए धर्म आए थे, वो नए धर्म क्या थे, मतलब वैदिक धर्म जो है छत्तीसगढ़ भारत में आया। वैदिक धर्म में अत्यधिक क्या होते थे, कर्म कांड होते थे। साथ ही समाज में जो है बहुत ज़्यादा क्या आ गया था, भेदभाव आ गया था। समाज जो है अलग अलग वर्णों में बंट चुका था। ठीक है, चार अलग अलग वर्णों में बटा था, जिसमें जो सबसे नीचे होते थे, जो उन्हें क्या किया जाता था, उनका अत्यधिक शोषण किया जाता था। उन्हें जो है उपनयन संस्कार, पूजा पाठ, इन सब से बाहर रखा गया था। ठीक है, इन्हीं सब से निकलने के लिए एक नया धर्म आया, जिसे बौद्ध धर्म कहते हैं, जिसे गौतम बुद्ध द्वारा दिया गया था। उसी में से एक थे जैन धर्म। जैन धर्म भी वैसे ही कारणों से आए थे। जैन धर्म के कौन थे, महावीर स्वामी थे, जो कि कौन थे, 24वें नंबर के तीर्थंकर थे। ठीक है, तो इन दोनों ने दो नए धर्म चलाए, जो जैन धर्म है और बौद्ध धर्म है। उसी के बारे में हम आज की क्लास में चर्चा करेंगे और उसके आगे देखेंगे। ठीक है, कौन कौन से क्लास है। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म जो है, छत्तीसगढ़ में बौद्ध धर्म का केंद्र जो है वो है छत्तीसगढ़ में जो बौद्ध धर्म है। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि सिरपुर जो है बौद्ध धर्म का केंद्र है। ठीक है, बौद्ध धर्म प्राचीन काल से ही बौद्ध धर्म का वर्तमान में भी जो केंद्र है वो क्या है, सिरपुर है। अवदान शतक जो एक मतलब बौद्ध ग्रंथ है, कौन सा ग्रंथ, अवदान शतक। कौन सा, अवदान शतक। ठीक है, अवधान शतक एक क्या है, बौद्ध क्या है, साहित्य है, जिसमें कहा गया कि गौतम बुद्ध ने क्या की थी, छत्तीसगढ़ की यात्रा की थी। गौतम बुद्ध ने क्या किया था, छत्तीसगढ़ की यात्रा की थी। और इन्होंने कहाँ पे निवास किया था, तो इन्हें सिरपुर में निवास किया था और मल्हार की यात्रा की थी, ऐसा कहा गया है अवदान शतक में। ठीक है, वहीं पे सिरपुर में जो इनके शिष्य थे, गौतम बुद्ध के शिष्य थे कौन, आनंद प्रभु। कौन थे, आनंद प्रभु। ठीक है, ये जो आनंद प्रभु थे, इन्होंने क्या किया, सिरपुर में दो ठो मतलब वो बनाए। ठीक है, आश्रम टाइप बनाए, जिसे क्या कहा जाता है, मठ भी कहा जाता है। ठीक है, और जिसका नाम है स्वास्तिक विहार और आनंद प्रभु कुतिक विहार। ठीक है, स्वास्तिक विहार, स्वास्तिक विहार और आनंद प्रभु विहार। ठीक है, बिहार मतलब क्या होता है, जहाँ पे पहले के ज़माने में जो है बौद्ध भिक्षुक निवास निवास करते थे, उसे बिहार कहा जाता था। ये दोनों बिहार कहाँ हैं, ये दोनों स्थल जो है वो सिरपुर में स्थित है। इसकी स्थापना किसने की, आनंद प्रभु ने की, जो कि गौतम बुद्ध के शिष्य थे। अवधान शतक में क्या कहा गया कि गौतम बुद्ध ने अपने जीवन काल का कुछ समय जो है कहाँ व्यतीत किया, कुछ समय जो है छत्तीसगढ़ के सिरपुर में व्यतीत किया है। ठीक है, ऐसा कहा गया है। सिरपुर में ही भगवान बुद्ध की प्रतिमा मिलती है। आज भी सिरपुर में बौद्ध महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, सिरपुर कहाँ है, महासमुंद में है, महानदी के तट पर है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं एक और स्थल कहाँ है, डोंगरगढ़ में भी भगवान बुद्ध की बहुत बड़ी प्रतिमा जो है ध्यान के अवस्था में, ध्यान मुद्रा में जो है स्थापित है। ठीक है, इतना हमने देखा। और क्या देखा कि यहाँ पे जब पांडु वंश का शासन था, ठीक है, जब यहाँ पे पांडु वंश का शासन था, तो पांडु वंश के शासक के समय जो यहाँ के राजा हुए थे कौन, पांडु वंश के राजा हुए थे, उसके काल में जो है वेन सोंग ने, जो कि बौद्ध भिक्षुक था, वेन सोंग चीनी यात्री था, वो क्या किया था, छत्तीसगढ़ की यात्रा किया था। ठीक है, जब वेन सोंग ने छत्तीसगढ़ की यात्रा की, तो इन्होंने वेन सोंग कौन थे, सोंग वेन सोंग जो थे, जिन्होंने 639 में क्या किया, जो है छत्तीसगढ़ की यात्रा की। उस समय कौन सा वंश था छत्तीसगढ़ में, उस समय छत्तीसगढ़ में पांडु वंश का शासन था। ठीक है, तो इन्होंने एक रचना लिखी जिसका नाम क्या है, क्यास्लो।
ठीक है, इन्होंने जो रचना लिखी उसमें छत्तीसगढ़ को क्या कहा गया, क्यास्लो कहा गया। क्या कहा गया, क्यास्लो कहा गया है। ठीक है, और ये कहाँ कहाँ गए, तो ये जो है चीनी यात्री ये जो गए हैं, ये छत्तीसगढ़ के सिरपुर और मल्हार की इन्होंने क्या की है, यात्रा की है। ठीक है, तो हमने देख लिया बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के बाद हम देखते हैं कौन सा, जैन धर्म। ठीक है, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, जैन धर्म के संस्थापक थे महावीर स्वामी। कौन थे, महावीर स्वामी। ठीक है, इसमें टोटल 24 तीर्थंकर हुए, जो कि 24 तीर्थंकर कौन थे, महावीर जैन जो है इनके 24वें नंबर के तीर्थंकर थे। ठीक है, तो पहले कौन थे, ऋषभ देव थे। तो ऋषभ देव का जो है, ये ऋषभ देव भी इसमें कौन थे, एक तरीके के तीर्थंकर थे। तो इन्हें भी इनका जो है प्रमाण कहाँ मिला है, दमाऊ दरहा से। कहाँ मिला है, दमाऊ दरहा। ठीक है, गुंजी के पास है, और गुंजी कहाँ है, शक्ति जिले में है, गुंजी में है दमाऊ दरहा। वहाँ पे ऋषभ देव का क्या मिला है, साक्ष्य मिला है। ठीक है, अब ये शांतिनाथ है। ठीक है, शांतिनाथ जी हैं जो बस्तर में आराम से क्या कर रहे हैं, शांति से बैठे हैं। तो ये कहाँ है, बस्तर में। कहाँ है, बस्तर में। बस्तर से कौन सा क्षेत्र, भांडागुड़ा। पूछा गया था एक बार क्वेश्चन, भांडागुड़ा कहाँ है, भांडागुड़ा है बस्तर में। वो कौन से धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है। कौन से तीर्थंकर, शांतिनाथ। ठीक है, पार्श्वनाथ 23वें थे। इनका स्थल है दुर्ग में है, नगपुरा। कौन सा है, नगपुरा, जहाँ नगपुरा महोत्सव होता है। ये कहाँ स्थित है, ये दुर्ग में है। कहाँ है, दुर्ग जिले में स्थित है। ठीक है, इतना समझ में आया। ठीक है, उसके बाद महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का कहाँ है स्थान, आरंग में है। कहाँ है, आरंग। आरंग जो कि रायपुर में है। इनका स्थल जो है महावीर स्वामी का आरंग में है। तो हमने देखा जैन धर्म और बौद्ध धर्म के कौन से प्रसिद्ध स्थल है। ठीक है, अभी एक डोंगरगढ़ में प्रस्तावित है जैन धर्म का बहुत बड़ा तीर्थंकर। ठीक है, डोंगरगढ़ में प्रस्तावित है। करेंट का है, डोंगरगढ़ में प्रस्तावित है। इनका बिहार बनने वाला है बहुत बड़ा सा, जहाँ पे बौद्ध धर्म का ऑलरेडी बना हुआ है। ठीक है, तो कहाँ प्रस्तावित है, डोंगरगढ़ में प्रस्तावित है। इतना आप सबको समझ में आ गया। ठीक है, इतना समझ में आया। अब नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद क्या आएगा। अब जैन धर्म बौद्ध धर्म आ गए, उसके बाद महाजनपद कहलाते हैं। कितने महाजनपद हुए भारत में, टोटल 16 महाजनपद हुए। 16 महाजनपदों में से क्या हुआ, एक महाजनपद हुआ कौन सा, छत्तीसगढ़। कौन सा महाजनपद हुआ, छत्तीसगढ़, जिसे चेदी जन महाजनपद के नाम से भी जाना जाता था। किस नाम से, चेदी महाजनपद के नाम से जाना जाता था। ठीक है, चेदी महाजनपद के नाम से जाना जाता था। इसी का बिगड़ा हुआ नाम ही छत्तीसगढ़ है, ऐसा माना जाता। तो चेदी महाजनपद की जो राजधानी थी वो क्या थी, सुक्तिमती। क्या थी, सुक्तिमती। क्या थी, सुक्तिमती थी। ठीक है, इसकी राजधानी थी सुक्तिमती, और इसी के अंतर्गत जो है छत्तीसगढ़ आता था। तो छत्तीसगढ़ कौन से महाजनपद के अंतर्गत आता था, तो चेदीस महाजनपद के अंदर छत्तीसगढ़ आता था। अब महाजनपद के बाद क्या हुआ, महाजनपद के बाद जो है अलग अलग जो है राजा जो है, इस समय लोहा का खोज हो गया और अलग अलग क्या हुए, शक्तिशाली साम्राज्यों की स्थापना हुई। जिसमें से एक जो महाजनपद हुआ जो सबसे शक्तिशाली हुआ, वो मौर्य महाजनपद हुआ भारत में। जो मौर्य महाजनपद हुआ उसके में अलग अलग वंश थे, हर्यक वंश थे, शिशुनाग वंश थे, महापद्मानंद थे। तो महापद्मानंद को के नाम से ही नंद वंश था। तो जब नंद वंश भारत में शासन करता था तो उस समय जो है आक्रमण हुआ सिकंदर का जब आक्रमण होता है तो एक जो है तक्षशिला के क्या थे, शिक्षक थे, आचार्य थे, जिनका नाम था विष्णुगुप्त, जिसे चाणक्य के नाम से जाना जाता है। चाणक्य ही ने क्या किया था, जो है मौर्य महाजनपद या फिर मौर्य शासक के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को ट्रेनिंग दिया, और सिकंदर से मतलब महाजनपद को पराजित, मतलब महापद्मनंद को इन्होंने पराजित किया और मौर्य वंश की स्थापना की। तो जब मौर्य वंश की स्थापना हुई तो स्थापन कर्ता कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य थे, और इनकी राजधानी क्या थी, मगध, जो कि उत्तर प्रदेश बिहार में है। मगध गंगा सोन नदी के संगम में कौन सा है, मगध इनकी क्या थी, राजधानी थी। तो जब चंद्रगुप्त के बेटे हुए कौन, बिंदुसार, बिंदुसार के बेटे हुए कौन, अशोक। ठीक है, तब जब अशोक का शासन काल था तो अशोक ने अपने शासन काल में कलिंग पर क्या किया, आक्रमण किया। तो कलिंग मतलब उड़ीसा, तो उड़ीसा जो है छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है, तो ऐसा माना जाता है कि उड़ीसा और छत्तीसगढ़ को का जो है शासन क्षेत्र
क्षेत्र मौर्य के अंतर्गत आता था। मतलब अशोक के कलिंग विजय के पश्चात छत्तीसगढ़ भी किसमें शामिल हो गया था, मतलब छत्तीसगढ़ का कुछ हिस्सा मतलब उत्तरी हिस्सा किसमें शामिल हो गया था, मौर्य के शासन के अधीन आ गया था। तो इसी के साथ ही इसमें जो साक्ष्य मिले हैं उसको हम देखते हैं कि कौन कौन सा साक्ष्य जो है मौर्यकालीन कहाँ कहाँ से क्या है हमें प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो मौर्यकालीन सिक्के कहाँ से मिले हमें, अकलतरा और ठठारी से मिले हैं। अकलतरा के ठठारी से, अकलतरा के ठठारी से, कहाँ से, अकलतरा के ठठारी नामक ग्राम से क्या मिला है, मौर्यकालीन क्या मिले हैं हमें, मौर्यकालीन सिक्के मिले हैं। ठीक है, चांदी के सिक्के कहाँ से मिले हैं, तो तारापुर और सारंग से मिले हैं। तारापुर कहाँ से मिले हैं, तारापुर से हमारा क्या है चांदी का सिक्का, मौर्यकालीन चांदी का सिक्का जो है मिला है। ठीक है, तो कहाँ से मिला है, तो ये मिला है तारापुर से। ठीक है, और आहत मुद्रा कहाँ से मिला है, आहत मुद्रा जो मिली है, आहत मुद्रा जो मिली है वो मिली है आरंग से। कहाँ से मिली है, आरंग से। कहाँ से, आरंग से। कहाँ से मिली है, आरंग से और उड़ेला से मिली है। कहाँ से मिली है, उड़ेला। ठीक है, तो याद रखना कि मौर्यकालीन सिक्के छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ से मिले हैं, अकलतरा से, तारापुर से, उड़ेला से और आरंग से। 4 जगह आप याद रखिए। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे जो है एक हमारा रामगढ़ की पहाड़ी में एक जो है गुफा है जिसका नाम क्या है, जोगी मारा की गुफा। जोगी मारा की गुफा कहाँ है, जोगी मारा की गुफा। जोगी मारा की गुफा जो है वो सूरजपुर क्षेत्र में है, सरगुजा सूरजपुर के बॉर्डर में है। ठीक है, रामगढ़ की पहाड़ी में है। यहाँ एक शिलालेख मिला है, क्या मिला है, शिलालेख मिला है। ठीक है, जो कि किस काल से संबंधित है, जो कि मौर्य काल से संबंधित है। कौन से काल से, मौर्य काल से संबंधित है। ठीक है, ये जो शिलालेख है ये एक तरीके से अपना मतलब प्रेम का जो है मतलब वहाँ पे जोगी मारा में दो लोग रहते थे। ठीक है, उनके ही प्रेम की प्रस्तुति का जो है वर्णन किया गया है। देवदत्त और सुतनुका की प्रेम गाथा का वर्णन है। क्या किसका वर्णन है इस शिलालेख में, सबसे पहले इसकी भाषा कैसी है, तो इसकी भाषा है, कौन सी भाषा है, ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा। कौन सी भाषा, पाली भाषा में जो है इसका उल्लेख किया गया है। और जो हमारे जो सुतनुका थी और देवदत्त थे, सुतनुका और देवदत्त की जो है प्रेम गाथा का वर्णन यहाँ पे मिलता है, जो कि कौन से काल से माना जाता है, मौर्य काल से माना जाता है। सुतनुका जो थी वो नृत्य करने वाली थी, देवदासी थी। और जो जो वहाँ पे जो देवदत्त थे वहाँ पे कला मतलब वहाँ पे पेंटिंग वेंटिंग का काम करने वाले थे। उन दोनों में प्रेम होता है, तो उसी की प्रेम गाथा का वर्णन कहाँ मिलता है, जोगी मारा के शिलालेख में मिलता है। जो किस काल से माना जाता है, जो कि माना जाता है कि वो किस काल से संबंधित है, वो जो है मौर्य काल से संबंधित है। क्या हुआ था, रामगढ़ की जो पहाड़ी थी उसमें जो हमने 3 गुफा पढ़ी थी, कौन कौन सी, लक्ष्मण बेंगरा, सीता बेंगरा और जोगी मारा। तो सीता बेंगरा और लक्ष्मण जो जोगी मारा है वो आसपास ही है। तो क्या होता था कि उस समय में जो है सीता बेंगरा में नाट्यशाला की स्थापना की गई थी। ठीक है, जो कि भरत मुनि की नाट्यशाला से भी क्या है, प्राचीन है। मतलब एशिया की सबसे प्राचीन नाट्यशाला किसे मानी जाती है, जो है सीता बेंगरा है उसे सबसे प्राचीन नाट्यशाला मानी जाती है। अभी भी उसके थिएटर के अवशेष जो है मिलते हैं। तो इसी में नृत्य करने के लिए कौन थी, सुतनिका थी, जो कि देवदासी थी। और जो आर्ट करते थे मतलब दीवारों में कुछ कुछ आकृतियां बनाते थे, उसका काम करते था कौन, देवदत्त करता था। ठीक है, ये उत्तर भारत से आया हुआ था। दोनों में प्रेम होता है, उन्हीं की ही प्रेम गाथा का वर्णन मिलता है जोगी मारा की गुफा में, जो कि प्राकृत भाषा, पाली भाषा और ब्राह्मी लिपि में है। ठीक है, इतना हमने देखा। इसी रामगढ़ की पहाड़ी में जो कि कालिदास थे, उन्होंने अपने मेघदूतम की रचना की थी। ठीक है, और उसके साथ ही क्या कहा था, मतलब स्वर्ग का द्वार कहा था। इसी के नाम पे ही सरगुजा का नाम जो है पड़ा है। ठीक है, इतना हमने देखा। इतना आपको समझ में आया। महाजनपद काल में छत्तीसगढ़ किसके अंतर्गत आता था, तो चेदिस महाजनपद के अंतर्गत आता था। इसकी राजधानी सुक्तिमती थी। फिर हमने देखा मौर्य काल, मौर्य काल में हमने देखा एक और क्वेश्चन मिलता है, क्या मौर्य काल में छत्तीसगढ़ जो है मौर्य काल के अधीन था, मतलब अशोक के शासन काल के अधीन था। तो इसका कोई प्रमाणित जो है हमें साक्ष्य नहीं मिलता कि वो जो है मौर्य काल के अधीन था। लेकिन हमें ऐसी मान्यता है या फिर ऐसा मानते हैं कि जब उसने कलिंग पर आक्रमण किया तो छत्तीसगढ़ का उत्तर
उत्तर का कुछ हिस्सा क्या है उसके शासन के अंतर्गत शामिल हो गया था। ठीक है, लेकिन इसका कोई भी साक्ष्य प्रमाणित नहीं मिलता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सातवाहन काल। कौन सा काल? सातवाहन काल। ठीक है, सातवाहन काल क्या था? जब उत्तर में मौर्य काल का शासन था, तो मौर्य काल के शासन के समापन के पश्चात क्या हुआ था, एक नया शासन चालू हुआ था दक्षिण में, जिसका नाम था सातवाहन काल। ठीक है, सातवाहन काल जो है दक्षिण में गोदावरी नदी के आसपास स्थित था। इसकी राजधानी कौन थी? प्रतिष्ठान। क्या थी इसकी राजधानी? प्रतिष्ठान थी, जो कि कहाँ थी? महाराष्ट्र में थी। कहाँ थी? महाराष्ट्र में थी, प्रतिष्ठान करके। ठीक है, ये जो था सातवाहन काल था। सातवाहन में अलग अलग शासनों ने शासन किया था। एक ऐसा शासन था कि इन्होंने शीशे के सिक्के चलाए थे। कैसे शीशे के सिक्के चलाए थे। तो इनके सिक्के कहाँ कहाँ से मिले हैं? इनके सिक्के मिले हैं मल्हार से, चकरबेड़ा से और बालपुर से। ठीक है, बालपुर कहाँ है? शक्ति के पास बालपुर है। चकरबेड़ा बिलासपुर के पास है। मल्हार भी कहाँ है? बिलासपुर में है। तो इन तीनों जगह से क्या मिला है? इसका सिक्का जो है मिला है। शीशा के सिक्के कहाँ से मिले हैं? तो मल्हार से शीशे के सिक्के जो है मिले हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं एक शिलालेख मिला है, जो कि कहाँ से मिला है? गुंजी से। ये वही गुंजी है जहाँ पे ऋषभ देव का क्या मिला है? साक्ष्य मिला है। तो हमने देखा शिलालेख कहाँ है? गुंजी में है शिलालेख। और इस शिलालेख जो है किससे संबंधित है? वरदत्त श्री से। किससे? वरदत्त श्री, जो कि कौन थे? वरदत्त श्री। ये जो है सातवाहन शासक थे, वरदत्त श्री, उन्हीं से ही संबंधित क्या मिला है? शिलालेख मिला है। और ये इंपॉर्टेंट है, ये काष्ठ स्तंभ है। क्या है? काष्ठ स्तंभ। ठीक है, काष्ठ स्तंभ मतलब किरारी, डभरा के पास, शक्ति जिला में डभरा है, डभरा के पास क्या मिला था? एक ठो क्या था? एक तालाब था, किरारी नामक जगह था, वहाँ पे एक तालाब था। उस तालाब में जब वो तालाब सूख गया तो वहाँ पे देखा गया कि एक जो है लकड़ी का खंभा वहाँ पे स्थित है करके। ठीक है, काष्ठ स्तंभ है करके। तो उस समय हमारे लोचन प्रसाद पांडे जी क्या थे? हमारे जो है इतिहासकार हैं, साहित्यकार हैं, और क्या है? हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं। तो उन्होंने क्या किया? 1921 में, कब? 1921 में जो है वहाँ पे 1921 में गए। उन्हें जब ये कास्ट सिस्टम देखा तो उन्होंने इस पे रिसर्च किया। ठीक है, खोजबीन की। तो इन्होंने जो यहाँ की भाषा और जो यहाँ पे आकृति बनी हुई दिखी, ये आकृति और इन भाषा के आधार पे इन्हें माना गया कि ये कौन से काल का है। ये जो कास्ट स्तंभ है, ये सातवाहन काल का है। और इन्हें कहाँ रखा गया है? अभी रायपुर के घासीदास संग्रहालय में ये जो है स्थित है। ठीक है, अब इसके ये जो लकड़ी है या फिर ये जो कास्ट स्तंभ है, ठीक है, ये कास्ट स्तंभ है। इसके शीर्ष में एक ऐसा बना है जो कि 24 अलग अलग अधिकारियों के नाम जो है इसमें उल्लेखित है। तो कितने जो अधिकारी हैं? जो है 24 अधिकारियों के नाम जो है इसमें उल्लेखित हैं। ठीक है, जो अलग अलग सेनापति हो गए, सेना नायक हो गए, दंडाधिकारी हो गए, राजा हो गए, कुमार हो गए, ऐसे करके 24 अलग अलग जो इस सातवाहन काल के अधिकारी थे या फिर जो वहाँ पे सेनापति के रूप में कार्य करते थे, उसे क्या करता है? उसके बारे में ये उल्लेख मिलता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं यहाँ पे ऐसा माना गया है कि जो कि नागार्जुन थे। ठीक है, नागार्जुन जो थे उनके द्वारा यहाँ पे सघा राम की स्थापना की गई थी। किसकी? सघा राम, मतलब जो भिक्षुक थे, बौद्ध भिक्षुक, उनके रखने के लिए 5 मंजिला, कितने मंजिल? 5 मंजिला क्या किया गया था? एक सघा राम की स्थापना की गई थी। किनके द्वारा? नागार्जुन के द्वारा किया गया था। ठीक है, बौद्ध भिक्षुक थे कौन? नागार्जुन। उनके द्वारा एक सघाराम की मतलब एक महल बनाया गया था 5 मंजिला, जो कि सघाराम कहते हैं, लेकिन इसका कोई भी साक्ष्य नहीं मिलता है। वेनसॉन्ग ने ऐसा कहा था। ठीक है, हमने सातवाहन देख लिया, मौर्य काल देख लिया। सातवाहन काल के बाद आता है गुप्त काल। ठीक है, गुप्त काल कैसे आता है? उससे पहले जो है बहुत सारे विदेशियों ने आक्रमण किया था। उस विदेशियों को से परास्त करके एक नया वंश बना, जो कि मौर्य काल के बाद ही जो है भारत में एक शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में स्थापित हुआ। ठीक है, जिसे प्राचीन इतिहास का क्या कहते हैं? स्वर्ण युग के नाम से भी जानते हैं। तो वो जो गुप्त काल था, उस गुप्त काल के जो अलग अलग राजा हुए, जैसे समुद्रगुप्त हो गया, जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है, समुद्रगुप्त हो गया, चंद्रगुप्त हो गया, है ना, भानुगुप्त, इन लोग के शासन के समय छत्तीसगढ़ में भी इनका प्रभाव देखने को मिलता है। तो एक जब गुप्त वंश की स्थापना हुई तो चंद्रगुप्त के पुत्र हुए कौन? रामगुप्त। रामगुप्त के भाई हुए चंद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त।
तो समुद्रगुप्त जो थे, समुद्रगुप्त ने दक्षिण अभियान लाया था, ठीक है, मतलब दक्षिण के भारत को जीतने के लिए दक्षिणापथ अभियान लाया। क्योंकि छत्तीसगढ़ दक्षिण भारत में आता है, तो उस समय उन्होंने क्या किया, छत्तीसगढ़ में भी प्रवेश किया और छत्तीसगढ़ में प्रवेश करके यहाँ के राजाओं को परास्त किया। ठीक है, तो हम देखते हैं गुप्त काल। गुप्त वंश कब से कब तक चला था, तो तीसरा से पांचवी शताब्दी के पास क्या था, गुप्त वंश ने शासन किया था भारत में। ठीक है, तो जब इन्होंने भारत में शासन किया तो इनकी राजधानी क्या थी, इनकी दो राजधानी थी। ठीक है, एक तो कौन सी थी, हमने पढ़ा था मगध वाला क्षेत्र, ठीक है, और एक था उज्जैनी। कौन सा, उज्जैनी। उज्जैनी मतलब उज्जैन वाला क्षेत्र, इनकी दो राजधानी थी। ठीक है, अब क्या हुआ यहाँ पे, जब इस समय छत्तीसगढ़ को किस नाम से जानते थे, इस समय छत्तीसगढ़ को महाकौशल के नाम से जानते थे। ठीक है, और दक्षिण भाग को किस नाम से जानते थे, दक्षिण भाग को महाकांतार के नाम से जानते थे। किस नाम से, महाकांतार। मतलब बस्तर का क्या नाम था, महाकांतार या फिर कांतार नाम था। और छत्तीसगढ़ का क्या नाम था, छत्तीसगढ़ को ये महाकौशल कहते थे। क्या कहते थे, महाकौशल कहते थे। ठीक है, ये दो चीजें समझ में आई। छत्तीसगढ़ को क्या कहा थे, महाकौशल कहा जाता था। ठीक है, और दंडकारण्य क्षेत्र को क्या कहा जाता था, महाकांतार कहा जाता था। ठीक है, हमें इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है कि किसको क्या कहा जाता था, तो हरिसेन थे। ठीक है, जो समुद्रगुप्त थे उनके कवि थे हरिसेन। ठीक है, हरिसेन के द्वारा इनकी जो है जानकारी मिलती है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि गुप्तकालीन सिक्के कहाँ कहाँ से मिले हैं। तो गुप्तकालीन सिक्के कहाँ कहाँ से मिले हैं, बानाबरत जो कि रायपुर में है, और आरंग, दो जगह से मिला है, बानाबरत, आरंग, और पिटाई वल्द। कहाँ से मिला है, पिटाई वल्द, पिटाई वल्द एक जगह है, पिटाई वल्द एक जगह है, बानाबरद, और एक जगह है आरंग। ये तीनों जगह से हमें सिक्के मिले हैं। कौन कौन से राजाओं के सिक्के मिले हैं, चंद्रगुप्त हो गया, कुमारगुप्त हो गया, और समुद्रगुप्त। इन तीनों राजाओं के क्या मिले, हमें सिक्के जो है मिले हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम लोग क्या, उसके बाद हमारे एक राजा हुए, कौन से, समुद्रगुप्त। कौन राजा हुए, समुद्रगुप्त। इन समुद्रगुप्त ने भारत को विजय करने के लिए उत्तर भारत और दक्षिण भारत को जीता। उत्तर भारत के 9 राजाओं को इन्होंने परास्त किया था। ठीक है, तो इन्होंने जब दक्षिणापथ अभियान किया, मतलब इनके दक्षिण अभियान के दौरान छत्तीसगढ़ के जो कौशल क्षेत्र था वहां के राजा थे महेंद्र सेन। कौन थे, महेंद्र सेन। ठीक है, महेंद्र सेन जो कि सरबपुरी राजा थे, और जो है नीचे में थे कौन सा, बस्तर क्षेत्र में थे हमारे व्याघ्रराज। कौन थे, व्याघ्रराज। व्याघ्रराज नलवंशी शासन थे। कौन थे, नलवंशी शासक। कैसे शासक थे, नलवंशी शासक थे। ठीक है, तो नलवंशी शासक थे, और ये कहाँ के थे, कौशल क्षेत्र के राजा थे। ठीक है, कौशल क्षेत्र में उस समय कौन राजा थे, उस समय कौशल क्षेत्र में थे जो राजा थे वो महेंद्र सेन थे। ठीक है, इतना समझ में आया। तो इन दोनों को परास्त करते हैं, इन दोनों को क्या करते हैं, इसकी हत्या कर देते हैं, और व्याघ्रहंता नामक क्या कराते हैं, सिक्का चलाते हैं। कौन सा सिक्का, व्याघ्रहंता। व्याघ्रहंता नामक एक सिक्का जो है जारी करते हैं। कौन, समुद्र गुप्त। ठीक है, सिक्का जारी करते हैं। इन सब की जानकारी कहाँ से मिलती है, हरिसेन के प्रयाग प्रशस्ति से। ठीक है, महेंद्र सेन को क्या क्या करते हैं, पराजित बस करते हैं। ठीक है, मतलब इसके साथ युद्ध रखते हैं और ये क्या करते हैं, हार जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है इसके बेटे कौन हुए, चंद्रगुप्त। कौन हुए, चंद्रगुप्त द्वितीय। इसके बेटे कौन हुए, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय हुए, जिसका उपाधि क्या था, विक्रमादित्य। क्या था इनकी उपाधि, विक्रमादित्य थी। इनकी पुत्री थी। ठीक है, इनकी पुत्री कौन थी, प्रभावती। कौन थी इसकी पुत्री, प्रभावती। ठीक है, प्रभावती। इसका विवाह हुआ। ठीक है, इसका विवाह किससे हुआ, वाकाटक राजवंश में एक राजा थे वाकाटक। वाकाटक वंश के एक राजा हुए थे। ठीक है, उस राजा के पुत्र थे रुद्र प्रताप देव। कौन थे, रुद्रदेव। कौन थे, रुद्र देव करके एक राजा थे। ठीक है, रुद्र देव करके राजा हुए, उनके पुत्र से इनका विवाह हुआ। ठीक है, तो जब इनका विवाह हुआ तो उस समय जो क्या थे, उस समय इनकी कोई भी क्या नहीं थे, इनकी नहीं थी, उसकी कोई भी संतान नहीं थी। ठीक है, संतान ना होने के कारण जो है इसका विवाह हुआ था रुद्रसेन द्वितीय से। किससे, रुद्रसेन
द्वितीय से रुद्रसेन का क्या हो जाता है, निधन हो जाता है। रुद्रसेन के निधन के बाद इसके पुत्र क्या है, अल्पवयस्क होते हैं। तो प्रभावती क्या करती है, उसके संरक्षक के रूप में जो है राजपाट जो है चलाती है। उसके बाद क्या होता है, और कोई वैध शासन न होने के कारण ही जो है गुप्त साम्राज्य में जो है छत्तीसगढ़ जो है शामिल हो जाता है वाकाटक के साथ ही। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसके साथ ही इसके क्या है, प्रमुख स्थल कौन कौन से, कौन कौन से स्थल जो हैं गुप्तकालीन है। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन से प्रमुख स्थल हैं जो कि गुप्त काल से संबंधित है। कौन कौन से स्थल हैं, ताला गांव, बिलासपुर में क्या है, ताला गांव है, जहाँ पे देवरानी जेठानी का मंदिर है। तो ये किस काल से संबंधित है, गुप्त काल से संबंधित है। इसमें जो मंदिर शैली बनी है कौन सी है, गुप्तकालीन है। रायगढ़ में एक पुजारी पाली नामक स्थान पे क्या है, केवटीन का मंदिर है, केवटीन माता का मंदिर है, वो भी किस काल से संबंधित है, वो भी गुप्त काल से ही संबंधित है। इतना आप सबको समझ में आया। तो हमने कौन सा काल देखा अभी, गुप्त काल। उससे पहले कौन सा काल देखा हमने, हमने देखा कौन सा काल, सातवाहन काल। ठीक है, इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। इसके बाद ही हम छत्तीसगढ़ के क्षेत्रीय राजवंशों के बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, क्षेत्रीय राजवंश के बारे में पढ़ेंगे। हेलो, इतना आप सबको समझ में आया। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सातवाहन कालीन, सातवाहन कालीन काष्ठ स्तंभ स्तंभ किस स्थान से प्राप्त हुआ है, किस स्थान से प्राप्त हुआ है, किस स्थान से प्राप्त हुआ है बताइए। अभी अभी हमने पढ़ा है किस स्थान से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर ए डभरा से, ऑप्शन नंबर बी गुंजी से, ऑप्शन नंबर सी किरारी से, ऑप्शन नंबर डी है बालपुर से। ठीक है, बताइएगा कौन सा स्थल से जो है सातवाहन कालीन जो है साक्ष्य हमें मिले हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, बौद्ध धर्म से जुड़ा स्थल है, बौद्ध धर्म से जुड़ा स्थल है। ठीक है, जुड़ा स्थल कौन सा है बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए है आरंग, ऑप्शन नंबर बी है सिरपुर, ऑप्शन नंबर सी है डोंगरगढ़, ऑप्शन नंबर डी है बी व सी दोनों। ठीक है, बी व सी दोनों। तो बताइए आप कौन सा स्थल है जो बौद्ध धर्म से संबंधित है, इसका आंसर दीजिए आप सभी। नेक्स्ट देखते हैं तीसरा नंबर का क्वेश्चन, तीसरे नंबर के क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। जोगी मारा की गुफा से प्राप्त अभिलेख किस वंश से संबंधित है, किस वंश से संबंधित है बताइए, किस वंश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए है ऑप्शन नंबर ए है सातवाहन कालीन, सातवाहन, क्या ये सातवाहन कालीन है। ऑप्शन नंबर बी, ये क्या ये गुप्तकालीन है।
ऑप्शन नंबर सी, क्या ये मौर्यकालीन है? या ऑप्शन नंबर डी, क्या ये बौद्धकालीन है? ठीक है, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। चौथा नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। मौर्यकालीन सिक्के, मौर्यकालीन सिक्के छत्तीसगढ़ में किस स्थान से प्राप्त हुए? छत्तीसगढ़ के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? बताइए किस स्थान से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए है अकलतरा, ठठारी। ऑप्शन नंबर बी है दुर्ग। ऑप्शन नंबर सी है बालपुर। ऑप्शन नंबर डी है बी व सी दोनों, बी व सी दोनों। बताइएगा इसका आंसर क्या है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, पांचवा नंबर देखते हैं। जो कल पढ़ा था उसके बारे में पूछती हूँ आपसे कि शैलाश्रयों का गढ़ किसे कहा जाता है? शैलाश्रयों का गढ़ किस से कहा जाता है? किस स्थल को कहा जाता है? किस स्थान को कहा जाता है? किस स्थल या किस जिले को कहा जाता है? बताइएगा किस स्थल को कहा जाता है। ऑप्शन ए है अकलतरा। ऑप्शन नंबर बी है मल्हार। ऑप्शन नंबर सी है रायगढ़। ऑप्शन नंबर डी है सरगुजा। बताइए इसका आंसर क्या आएगा। कल के क्लास में हमने पढ़ा था, इतिहास वाले क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छठवां नंबर का क्वेश्चन। जैन धर्म से संबंधित स्थल कौन सा है? बताइएगा कौन सा जैन धर्म से संबंधित स्थल है। ऑप्शन ए आरंग। ऑप्शन बी नकपुरा। ऑप्शन सी गुंजी। ऑप्शन डी सभी। बताइएगा इसका आंसर क्या आएगा। जैन धर्म से संबंधित स्थल कौन से हैं। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन। सीतामढ़ी हर चौका, मढ़ी हर चौका छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? किस जिले में स्थित है? बताइए किस जिले में स्थित है। ऑप्शन ए है, ऑप्शन नंबर ए सरगुजा। ऑप्शन बी सूरजपुर। ऑप्शन सी
जसपुर या फिर ऑप्शन डी कोरिया। ऑप्शन डी कोरिया। ठीक है, तो इतना हमने देखा कि कौन कौन से जो है सवाल हैं आज हमने किए हैं, देख लेते हैं एक बार, है ना। तो इतने सवाल जो है हमने देखे हैं, टोटल 7 सवाल हैं। ठीक है, इसमें जोगीमारा की गुफा का अभिलेख किस वन से संबंधित है, मौर्यकालीन सिक्के किस स्थल से प्राप्त हुए हैं, शैलाश्रयों का गढ़ किसे कहा जाता है, जैन धर्म से संबंधित प्रमुख स्थल कौन से हैं, और सीतामढ़ी हर चौका कौन से जिले में स्थित है। ठीक है, तो आज क्लास में इतना ही करते हैं। आज की क्लास में हमने छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास को पढ़ लिया। अब हम छत्तीसगढ़ के जो क्षेत्रीय राजवंश है उसके बारे में अगली क्लास में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। पूछे गए प्रश्नों का सवाल अवश्य दें ताकि हमें समझ में आए कि आपने हमारा पूरा वीडियो देखा है। अगर पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियो को देखें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।